नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश तो 2016 का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से एक बार कटिबद्ध किया है, प्रतिबद्धता जाहिर की है और आदेश किया है कि जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे देश में, वो सारी हमारे प्रदेश में वो सारी एनिमी प्रॉपर्टीज़ की सुरक्षा की जाएगी, वो सरकार अपनी कस्टडी में लेगी। अब योगी जी महाराज का इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है या क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। मैं एनिमी प्रॉपर्टी पर मेरी कुछ शंकाएं हैं और शंकाएं जो जो कार्यकारिणी है, जो सचिव वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है जिसको ये करना है, उसको लेकर कुछ शंकाएं हैं। लेकिन मैं मानकर चलता हूं अगर महाराज जी के पास पूरी सूचना जाएगी तो महाराज जी निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेंगे और सही से ये काम हो पाएगा। क्योंकि जो न्यूज़पेपर कटिंग हमने पढ़ी उत्तर प्रदेश को लेकर, उसमें उसको देखकर बड़े डाउट पैदा हुए। मैं पहले पूरी घटना बताता हूं कि पूरी घटना क्या है, ताकि पूरे देश को देश समझ सके कि क्या करना है इन प्रॉपर्टियों का और ये प्रॉपर्टियां बनी कैसे। दरअसल जो लोग पाकिस्तान बनने के बाद भारत से पाकिस्तान गए, वो संपत्तियां जो भारत में रह गईं, तो उनका ब्यौरा उनको जमा करना था पाकिस्तान में, और जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनको पाकिस्तान में ब्यौरा जमा करना था। भारत सरकार उनका हिसाब वहां करती और वहां की सरकार उनका हिसाब, जो यहां आ गए उनका हिसाब यहां करती, और उस पैसे से जो वैल्यूएशन लगाई जाती प्रॉपर्टी की, उस पैसे को उस व्यक्ति को जो माइग्रेट किया है उसको डिस्पर्स कर दिया जाता, और डिस्पर्स करके जो यहाँ पर एवेक्यू प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर खाली हुई, वो प्रॉपर्टी उसको अलॉट कर दी जाती पैसे के कन्वर्सेशन में, उसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अगर वहां से 3 से 4 करोड़ लोग इधर आए थे तो 4 करोड़ को कोई भी प्रॉपर्टी खाली पड़ी तो वो दे देंगे। जितनी प्रॉपर्टी वहां की वो छोड़ कर आए हैं उसका दस्तावेज यहाँ पर देते हैं, या वहां की सरकार इसका कैलकुलेशन करके भारत सरकार को बताती है, और यहाँ की सरकार जो लोग वहां गए उन प्रॉपर्टियों को चिन्हित करके, उनके ओनर्स को चिन्हित करके और उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाकर पाकिस्तान सरकार को बताती है। इस प्रकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो लोग इधर से उधर गए उनको वो संपत्तियां उनके अपनी करस्पॉन्डिंग संपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उतनी वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी वहां पर उसको अलॉट की जाती है। ये एक मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया। हालांकि बाद में नेहरू और लियाकत का समझौता दिल्ली में हो गया और उस समझौते में ये कह दिया गया कि जो लोग हिंदुस्तान में मुसलमान रुके हैं उनका संरक्षण नेहरू जी करेंगे, और जो हिंदू पाकिस्तान में रुके हैं उनका संरक्षण लियाकत अली करेंगे, यानी कि जो वो प्रधानमंत्री दोनों थे। ऐसा एक समझौता कर लिया गया। उसके बाद माइग्रेशन बंद हो गया, ना हिंदुस्तान से कोई गया और ना पाकिस्तान से कोई आया। पाकिस्तान से आने की रास्ता तो भारत सरकार ने छोड़कर रखा था, इसीलिए फॉरेनर्स एक्ट और इसीलिए जो सिटीजनशिप एक्ट हमने बनाया या जो इलीगल इमिग्रेशन एक्ट बनाया, उन सब में वो रास्ता खोल कर रखा था कि जो लोग भी हिंदू वर्ग पाकिस्तान से भारत में आएगा उसको हम यहाँ फॉरेनर नहीं मानेंगे, उसको यहाँ पर हम शरण देकर उसको नागरिकता देंगे। पाकिस्तान ने हालांकि ऐसा नहीं किया। उन्होंने जितने लोग आ गए नेहरू लियाकत समझौते के बाद उन्होंने एंट्री बंद कर दी। अब लड़ाई हो गई हमारी उनकी पाकिस्तान की। तो जिस समय हमारी पहली लड़ाई चीन के साथ हुई तो हमने वो डिफेंस एक्ट में संशोधन कर दिया, और डिफेंस एक्ट में संशोधन करके जो लोग भी चीन का साथ दे रहे थे यहाँ से कम्युनिस्ट, उनको उनकी प्रॉपर्टियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, और वो जो भाग गए उनकी प्रॉपर्टियों को यहाँ जब्त कर लिया। ऐसा ही जब 1971 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, तो 65 के युद्ध के बाद सन 1968 में पाकिस्तान गए सभी लोगों की संपत्तियों को भारत में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दी। उससे पहले उस प्रॉपर्टी को हम
इवेक्यू प्रॉपर्टी कहते थे, निष्क्रांत संपत्ति कहते थे। उसके बाद हम उसको शत्रु संपत्ति कहने लगे, क्योंकि वो शत्रु देश के निवासी हो गए और हमने पाकिस्तान को अपना शत्रु घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त 1965 की लड़ाई या उसके बाद जो लोग हिंदुस्तान में पकड़ा धकड़ी शुरू हुई, चूंकि वो युद्ध चल रहा था तो भारत के अंदर से लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको और भारत के लोगों को परेशान कर रहे थे, भारत को डिस्टैब्लिश कर रहे थे यहाँ पर। तो ऐसे लोगों की जब पकड़ा धकड़ी शुरू हुई तो वो पाकिस्तान भागे, तो उनकी संपत्तियों को भी एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर 1968 में हमने बाकायदा एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया। घटना 62 की है, घटना 65 की है, तब डिफेंस एक्ट में संशोधन किया था। लेकिन 1968 में हमने बाकायदा पार्लियामेंट से कानून बना दिया, एनिमी प्रॉपर्टी बना दी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का मतलब ये हो गया कि अब उन सभी संपत्तियों को, चाहे वो कैसे भी पाकिस्तान गए हों, आज की तारीख में अगर वो पाकिस्तान या चाइना में रहते थे तो फिर उनकी यहाँ पर संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब उनका कोई ब्यौरा हम यहाँ से नहीं देंगे और वो प्रॉपर्टियां अब इवेक्यू प्रॉपर्टियां नहीं कहलाएंगी, क्योंकि जो कुछ सेटलमेंट होने थे वो लगभग हो ही गए। तो अब कोई हिसाब किताब पाकिस्तान से किया नहीं जाएगा, कोई उनको ब्यौरा नहीं दिया जाएगा और ये संपत्तियां भारत सरकार ले लेगी। चूंकि भारत के संविधान में प्रॉपर्टी स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य के पास रहती है, इसलिए केंद्र ने कानून तो बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, लेकिन वो राज्य को पावर दी कि भाई राज्य अपने यहां संपत्तियों पर काबिज हो जाए। 1968 के बाद इन संपत्तियों को राज्य सरकार का काम अब ये था कि 1947 से ही ये संपत्तियां चिन्हित करनी थी। जैसा मैंने कहा कि वो संपत्तियां चिन्हित करना एक बड़ी बात थी, क्योंकि भीड़ तो यहां से वहां और वहां से यहां भागी, और अब कोई किसी के पास कागज थे, कोई कागज रख पाया, कुछ नहीं रख पाया। मैं आपको एक सज्जन जो कि पाकिस्तान मुल्तान से उस समय 47 में भागे, तो कुछ लोग तो ईरान चले गए, कुछ अफगानिस्तान चले गए और अफगानिस्तान के रास्ते कई देशों में वो जाते रहे। वो हिंदू वर्ग जो हिंदुस्तान में घुस नहीं पाया, जान प्राण को बचाने के लिए उनको अफगानिस्तान ज़्यादा सेफ लगा और उस भगदड़ में वो अफगानिस्तान चले गए। अभी भी वो अफगानी नागरिक हैं, भारत में आने का प्रयास कर रहे हैं। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो लोग आ गए हैं उनको समाहित भी कर रहे हैं, लेकिन वो अफगान नागरिक होने के बाद विश्व के कई कोनों में जाकर बस गए और अब वहां के सिटीजन भी हो गए। अफगानिस्तान में अभी जो भगदड़ मची तालिबानों के टाइम पर, वो वहां से भागे। वो हिंदू जो 47 में भारत आ जाने चाहिए थे वो अफगानिस्तान गए थे, वहां से भागे और फिर वो भागकर इस समय यूरोप में बहुत सारे कंट्रियों में शरण लिए हुए हैं। भारत में आने का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उनको वीज़ा नहीं दे रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैंने उनसे एक ऑनलाइन टॉक रखी है, उन्होंने कहा कि हम आपसे ऑनलाइन टॉक करना चाहते हैं। मैं भारत का अपना पक्ष रखना चाहता हूं और वो अपना पक्ष रखेंगे। वो टॉक मैं ज़रूर अपलोड करूंगा और आपको सुनाऊंगा भी कि आखिर जो लोग उस समय पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिक हो गए और वहां से विश्व के दूसरे कोनों में चले गए, उन देशों की नागरिकता ले ली, लेकिन कुछ को नागरिकता नहीं मिली। अफगान नागरिक ही हैं, दूसरे देश में शरण में हैं और वो भारत आना चाहते हैं या अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ विसर्जित करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे बातें, खैर वो क्या सब्जेक्ट है मुझे भी अभी नहीं मालूम है। आज ही उनसे मेरी टॉक होनी है, ऑनलाइन टॉक होनी है। वो लोग बैठेंगे और मुझे पूरी बात बताएंगे, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा और उसको आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। खैर, तो उस भगदड़ में कौन कागज ला पाया, नहीं ला पाया, कौन क्लेम कर पाया, नहीं कर पाया, अब दोनों देशों की सरकारों की जिम्मेवारी थी कि वो अपने यहां वो प्रॉपर्टियां चिन्हित करते। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे वो उसके अंदर छल करके गए थे। छल ये करके गए, जैसे मैं बारंबार कहता हूं कि छल करके ये गए कि वो यहां पर वक्फे बनाकर छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाए, भारत सरकार उस पर बैठ ना पाए। वो यहां पर अपने किसी भाई को लिख कर चले गए। 5 परिवारों में से 4 परिवार चले गए, एक परिवार वो भी चला गया, उसमें से कोई एक बेटा छोड़ दिया, 2 बच्चे छोड़ दिए और वो संपत्ति उनको लिख गए। या फिर वो नहीं लिख पाए, अचानक चले गए, तो यहां पर जो लोग रह रहे थे वो उस पर काबिज हो गए। काबिज होने के बाद उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी ये पूर्वजों की संपत्ति है, मेरी है। भारत में
उस समय नेहरू जी के नेतृत्व में पूरे देश में सर्वे ठीक हो ही नहीं पाया और संपत्तियां जितनी खाली होनी चाहिए थीं वो संपत्तियां खाली नहीं हुई। अभी उत्तर प्रदेश का वो डेटा किसी अखबार ने छापा जिसको देखकर मैं आपको ये बयान दे रहा हूं, उसमें वो 1550 संपत्तियां बताते हैं पूरे प्रदेश में हैं जो एनिमी प्रॉपर्टीज हैं, जिनका कस्टडी उत्तर प्रदेश सरकार के कब्जे में होना चाहिए, जिनका संरक्षण करेगा। तो आप सोचो कि पाकिस्तान का निर्माण उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार इन प्रदेशों ने किया, बंगाल, उस समय का हरियाणा, पंजाब, इन प्रदेशों ने ही पाकिस्तान का निर्माण किया। यहां से ही माइग्रेंट्स पाकिस्तान गए और 3 करोड़, क्लेम ये होता है कि 3 से 4 करोड़ लोग गए, 5 करोड़ लोग गए और उधर से भी 3, 4, 5 करोड़ लोग आए। 5 करोड़ लोग अगर गए तो फिर 5 करोड़ संपत्तियां भी तो होंगी ना। 5 करोड़ में अगर मैं कहूं कि वो एक परिवार में 5 लोग होंगे, एक परिवार में 10 लोग होंगे, अगर 10 लोग भी एक परिवार में थे तो 50 लाख संपत्तियां होनी चाहिए थी। आप सोच कर देखो कि देश में 50 लाख संपत्तियां होनी चाहिए। मैं मानकर चलता हूं उसमें 50% समाहित हो गई होंगी तो भी 25 लाख संपत्तियां होनी चाहिए। अब उन्होंने दूसरा गेम क्या खेला? दूसरा गेम ये खेला कि वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से दुबई या उधर यूएई या सऊदीया का रूट पकड़ा और वहां से फिर हिंदुस्तान एंट्री मार गए। उस अफरा तफरी में हमारे यहाँ अधिकारियों ने भी खूब खेल खेला और जो हो सकता था वो किया गया और यहां पर आकर फिर बस गए और आकर उस संपत्ति पर फिर काबिज हो गए और फिर काबिज होने के बाद उन्होंने क्लेम कर दिया ये तो मेरे पिता की संपत्ति है। अब जब ये कहा पिता कहाँ है तो उन्होंने कहा कि साहब पिता तो पाकिस्तान चले गए लेकिन मैं तो यहीं पर हूं, मैं तो आ गया हूं, मैं चॉइस करता हूं। आप देखेंगे कि तमाम तरह के बयान जिसमें लगातार लोग ये कहते हैं कि उस समय मेरे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का लेकिन मैंने चूज किया भारत। मतलब उनकी चूज करने की, चूज कर सकते थे, मेरे घर का बंटवारा भी हो जाए और मेरा भतीजा एक ये कहे कि नहीं मैं मुझे चूज करता हूं कि मैं आपके घर में ही रहूंगा चाचा, क्योंकि मेरे पिताजी उस घर में चले गए, मैं तो नहीं जाता, और फिर वो मेरी संपत्ति पर क्लेम कर दे। मजे की बात है कि हिस्सा भी चला जाए और फिर वो क्लेम भी कर दे। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन भाई लोग कहते हैं कि हमने चूज किया था भारत और नेहरू जी ने हमको अधिकार दिया था, नेहरू जी ने भारत में हमको रोका था और पूर्ण अधिकार की बात नेहरू लिया का समझौते में हुई थी। इसलिए भारत के संविधान के अनुसार हम यहां पर हैं। भारत में कोई दूसरा कानून नहीं, वो संविधान जिसने हमें अधिकार दिए, नेहरू जी ने हमें रोक लिया था, संविधान पहले ही बन चुका था। ऐसी चर्चाएं भारत में होती हैं। तो ये लोग दोबारा लौट आए। राजा महमूदाबाद उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा इलस्ट्रेशन है। राजा महमूदाबाद लौटकर आए, उनके बेटे ने क्लेम कर दिया कि भाई ये संपत्ति मेरी है। सरकार ने कहा वो तो पाकिस्तान चले गए, ये एनिमी प्रॉपर्टी है। वो कोर्ट चले गए, कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो पाकिस्तान चला गया उसको डेड मान लीजिए, उसको मरा हुआ मान लीजिए, लेकिन उत्तराधिकारी को संपत्ति आगे बढ़ जाएगी। तो अब राजा महमूदाबाद के बेटे के नाम संपत्ति आ गई 4000 करोड़ की। वो केस कोर्ट से जीत आए, यानी कि जो परिवार चला गया वो पाकिस्तान में जाकर हिस्सा ले लेगा, लेकिन जो यहां रुक गया वो यहां सक्सेशन कर लेगा, उसका उत्तराधिकार यहां पर है। ये बात हाई कोर्ट ने कह दी। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी 2014 में, तो उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में एक संशोधन कर दिया और संशोधन में ये कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान गया उसके पूरे परिवार को सीज किया जाता है। यानी कि अगर बाबा चले गए तो बाबा के जितने बच्चे यहां पर हैं या जितने बच्चे संभावित हो सकते थे वो सब के सब अब प्रॉपर्टी का सक्सेशन नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएंगी, वो भारत सरकार की संपत्तियां होंगी। आप यहां पर रुके, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनकी संपत्तियों को सक्सीड कर जाएंगे। ये 2016 में संशोधन आ गया। हालांकि उस संशोधन पर बड़ा बवाल हुआ, देश भर में मुसलमानों ने खूब प्रोटेस्ट भी किया, देश भर में तमाम तरह के अर्बन नक्सल्स ने ये कहा जाती है, माइनॉरिटी के ऊपर जाती है, आप उनको घर से निकालना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन सरकार ने ये ऑर्डर कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी को यह बोला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्शन के नेतृत्व में, कि 16 सदस्यों की एक कमेटी बनाई और कमेटी से कहा कि सारे देश में जो एनिमी प्रॉपर्टी है उस एनिमी प्रॉपर्टी को इस नए
अमेंडमेंट के अनुसार फिर से सर्वे किया जाए, यानी कि सर्वे का एक फिर से ग्राउंड मिल गया। और हो ये सकता था, उस सर्वे में होना ये चाहिए था, सरकार का इंटेंशन संभवतः ये रहा होगा कि 1947 में जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी जितनी भी संपत्तियां हैं और जो हो सकती हैं उन सबको दोबारा चिन्हित कर लिया जाए नए अमेंडमेंट के अनुसार। सर्वे होना शुरू हो गए, खास तौर से 4-5 राज्य जिनसे कि पाकिस्तान बना था, उन 4-5 राज्यों में सर्वे शुरू भी करवा दिए। इन सर्वेओं ने जो भारत में जो भी वो कर सकते थे, उन सर्वेओं में क्या हुआ कि राज्य सरकार को सर्वे करना था। तो 2016 में उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश किया है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश यादव जी शासन कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने सर्वे के आदेश दे दिए, चूंकि केंद्र का ऑर्डर था इसलिए सर्वे के आदेश हुए। उस सर्वे में अधिकारी तो वही हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वही है, सरकार भी वही है। तो हुआ क्या कि ज्यादातर जो संपत्तियां एनिमी प्रॉपर्टी हिंदुओं के कब्जे में थी, वो सारी संपत्तियां नोट कर ली गई, लेकिन जो संपत्तियां ढूंढनी थी वो संपत्तियां ढूंढी नहीं गई, नए सिरे से सर्वे नहीं हुआ। और सर्वे हुआ भी तो आप देखो कि अखिलेश यादव जिन प्रदेशों, जिन जिलों में मतलब प्रमुखता से उनकी पार्टी है, उन जिलों में एक भी एनिमी प्रॉपर्टी नहीं निकली। जैसे इटावा में, औरैया में, मैंने लिस्ट देखी, इटावा में, औरैया में, एटा में, मैनपुरी में, फर्रुखाबाद में, फिरोजाबाद में, इन जगहों पर एक भी प्रॉपर्टी, और कन्नौज, ये 7-8 जिले ऐसे थे जिनकी लिस्ट मैंने देखी, कोई प्रॉपर्टी निकली नहीं, कोई यहां से पाकिस्तान गया ही नहीं। और वो सारी संपत्तियां जो यहां पर हैं वो हिंदुओं की, मतलब वो मुसलमान जो यहां पर रह रहे हैं उनकी जन्मजात थी। अब सलमान खुर्शीद का परिवार तो मैं व्यक्तिगत जानता हूं। सलमान खुर्शीद के परिवार से मतलब है कि जाकिर हुसैन 7 भाई थे, 5 पाकिस्तान चले गए, 2 यहां रह गए। अब वो 5 की भी प्रॉपर्टी 2 के पास है। आप देखिए, तो कोई पाकिस्तान नहीं गया, ऐसी कोई सूची अपने पास नहीं है, और वो सर्वे नहीं हुआ। ये 7 जिलों का सर्वे जिसमें एक भी नाम किसी एनिमी प्रॉपर्टी का नहीं है, वो ये सिद्ध करता है कि ये सर्वे बायस था। अब कानपुर जैसा, बगल में कानपुर लगा हुआ है, तो कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, बरेली, ये बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। अब उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप समझ लीजिए कि मोर देन, जहां पर 40% मुसलमान हो गया हो, वहां की बात समझिए। तो उधर सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, इनमें प्रॉपर्टियां फिर से सर्वे होना था। लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टियों को अगर मैं देखता हूं तो वो अगर 100 की लिस्ट आती तो 40 हिंदू नाम उसमें दिखाई देते हैं, जबकि हिंदुओं के पास जो प्रॉपर्टियां थी या जो काबिज हो गए वो नगण्य थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टियां उनको कभी मिल ही नहीं पाई। वो विराजमान कैसे हो गए? या तो वो गलत तरीके से हिंदुओं के नाम लिख दिए गए उन प्रॉपर्टियों पर, और या फिर वो बगल की संपत्ति में घुस गए होंगे, हम मान के चलते हैं, और नहीं तो हिंदुओं को अलॉटमेंट हुए हैं बाकायदा सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो वो अलॉटमेंट हुए हैं तो वो ऑन पेपर्स हैं। लेकिन जो संपत्तियां गलत तरीके से जिन पर काबिज हो गए लोग, और उन्होंने मालूम पड़ा कि महमूद के बेटे फैजल, अब यहां पर फैजल के नाम प्रॉपर्टी आनी है, तो उन्होंने जो जिनके पिता का नाम मोहम्मद था, उन्होंने अपने पिता का नाम महमूद दिखाकर अपना नाम सही करवा लिया और अपना नाम भी वही रख लिया, और पिता का नाम बदल दिया तो सक्सेसर हो गए। सक्सेसर हो गए तो प्रॉपर्टी आगे चल गई। अब वो मर गए तो अब तो प्रॉपर्टी बिल्कुल लीगल हो गई। तो 47 का रिकॉर्ड निकालकर सन 1900, खासतौर से 1946 में जो तारीख बता रहा हूं वो मई 1946, क्योंकि इसी समय पाकिस्तान निर्माण का डिसीजन होने लगा था और जून में प्लान बन गया था। तो ये लोगों ने वक्फे बनानी शुरू कर दी थी, प्रॉपर्टियां गलत तरीके से लिखनी शुरू कर दी थी, कब्जे करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको ये डिसाइड हो गया था, माउंटबेटन ने ये घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान का निर्माण होगा। तो इन्होंने अपनी पॉलिसी बनानी शुरू कर दी थी, और वहां जाने से पहले यहाँ संपत्तियों का अपने भाई बंधुओं को डिस्पोजल, और अगर नहीं हो पाया तो वक्फ बनाकर छोड़ जाना, और वक्फ बोर्ड को उसका कागज दे जाना, नहीं तो कागज वक्फ बनाकर किसी अड़ोसी पड़ोसी को दे जाना, वक्फ औलाद बनाकर छोड़ जाना, और औलाद यहां पर छोड़ जाना, ये सब कुछ कर दिया। और वक्फ के नाम से प्रॉपर्टी छुई नहीं जाएगी। और जो
भतीजे को बेच गया, भाई को लिख गया, वो सब मानी जाएगी। और उस समय था क्या कि मुस्लिम प्रॉपर्टी ट्रांसफर में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती थी, केवल मौखिक ट्रांसफर भी वैलिड था। तो मौखिक ही लिख गए, हाथ में 2 उर्दू के शब्द लिखे और लिख गए। ये संपत्तियां सब एनिमी प्रॉपर्टी हैं। इन संपत्तियों में 2016 के ऑर्डर के अनुसार और जो 1947 में या 1968 का जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अनुसार लाखों प्रॉपर्टियां भारत में निकलेंगी, लेकिन प्रॉपर्टियां नहीं लिखी गई। कानपुर अकेले शहर की लिस्ट मेरे पास आई, कुछ लोगों ने दिखाई या ऑनलाइन भी पड़ी हुई है, तो उसमें 100 संपत्तियां दिखाई गई, जिसमें 40 संपत्तियां लगभग, मैंने पूरे तो नहीं गिने, एक अंदाजा है, 40 संपत्तियां लगभग जो हिंदुओं के नाम चढ़ी हुई हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि कानपुर से 40 संपत्तियां हिंदू और 60 केवल मुसलमानों के पास हो? नहीं। तो सर्वे सही हो, इसके लिए काम करने की मुझे लगता है आवश्यकता थी। अब ये तो विषय चल रहा है, एनिमी प्रॉपर्टी के विषय लोगों ने उठा दिए हैं, तो महाराज जी के खबर जैसे पहुंची होगी उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी खाली करवाने का आदेश कर दिया। अब जो 40% लोगों के पास एनिमी प्रॉपर्टी वो तो खाली हो जाएगी, 60% के पास है वो भी हो सकता है खाली हो जाएगी, लेकिन जो प्रॉपर्टियां 100 दिखाई गई हैं वहां पर 1500 से 2000 संपत्तियां होनी चाहिए थी। वो 1500 2000 संपत्तियां कहां हैं, उनको कौन देखेगा? तो इस पर आवश्यकता ये थी, मुझे लगता है कि नगर निगम, जिस जिले की बात, कोई भी जिला है वहां नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर महापालिका हो, जो भी है, उस नगर निगम या नगर महापालिका, उसके अलावा वहां डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, मतलब विकास प्राधिकरण होगा वो, और वहां तहसील होगी। इन तीनों को मिलाकर कमेटी बननी थी। इस कमेटी को सर्वे करना था, रिकॉर्ड्स पुराने देखने थे। खास तौर से नगर निगमों का काम था कि वो रिकॉर्ड्स पुराने देखते और ये बताते काबिज कौन है, क्योंकि हर नगर निगम हर 5 साल पे सर्वे करता है और 5 साल पे सर्वे करके वो ये चिन्हित करता है कि काबिज कौन है। अब वो नहीं कर रहे हैं उस समय, लेकिन होता था। तो जैसे ही आप 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 46 में कौन काबिज था और अब 55 में कौन काबिज हो गया। तो उससे अगर उसको बैकडोर में देखना शुरू करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। लेकिन वो कौन देखे? जो सीधी सीधी दिखाई पड़ गई, जो लोगों ने बता दी या जो अधिकारियों ने लिख दी वो तो हो गई, जो अधिकारियों ने सेटल कर ली वो ले देकर सेटल कर ली होंगी। ये सवाल यहां पर पैदा होता है। तो महाराज जी का आदेश तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक सर्वे की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। कमेटी बनाकर, नोडल अधिकारी तो बैठाइए, कमेटी बनाकर सर्वे करने की आवश्यकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि महाराज जी, मतलब कोई भी जो राजा रहता है, राजा को सलाह कौन दे? तो राजा तो स्वयं में जो उसका इंटेंशन होता है वो इंटेंशन पूरा करता है, राजा का इंटेंशन ही सब कुछ होता है, लेकिन जो उसकी वस्तुस्थिति है, जो उसके फैक्ट्स हैं, वो तो उनके सहयोगी या सहायक बताएंगे या सचिव बताएंगे। तो मंत्रिपरिषद बताए या फिर सचिव बताएं। अब सचिव अगर ये सोचकर प्रिय करेंगे, प्रीतम से प्रिय करेंगे, तो फिर सही सूचना राजा को नहीं मिलेगी, और अगर सही सूचना राजा को नहीं मिलती है तो न्याय नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है, जिस समय विभीषण और रावण का संवाद चल रहा है, तो रावण बायस हो गए हैं और रावण का मंत्रिपरिषद भी बायस होगा, रावण की वाह कर रहा है। तो उस समय विभीषण, चूंकि वो मंत्री थे, विभीषण से जब रावण ने पूछा तो विभीषण ने मना कर दिया कि भाई पर भारतीय सिद्धांतों में नहीं, उनको नहीं रखना चाहिए। लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं। रावण अब ये कह रहा है विभीषण से कि तुम मेरे विरोधी हो। तो उस समय जो तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, वो लिखा, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। यानी कि तुलसीदास जी ये कह रहे हैं या विभीषण के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि सचिव, वैद्य और गुरु, यानी कि राजा के सचिव, किसी भी व्यक्ति का वैद्य, और जो गुरु होते हैं, जो धर्माचार्य होते हैं, अगर वो भयवश प्रीत करने लगेंगे राजा से, वो प्रिय वचन बोले। ये प्रिय वचन बोलने के लिए लोग हैं नहीं। वैद्य कड़वी गोली देता है तो देना चाहिए, वो मीठी गोली ना दे, नहीं तो पेशेंट तो चिल्लाएगा, उसको गाली देगा। सचिव, राजा सचिवों के माध्यम से काम करता है, तो सचिव अगर प्रिय हो जाएं, सचिवों का कर्तव्य बनता है कि राजा को सही बात दिखाएं, राजा अगर भटक रहा हो तो, और राजा को मिस इंफॉर्मेशन हो तो उसको इंफॉर्मेशन सही करें। और
गुरु जिसको धर्म की रक्षा करनी है, गुरु अगर हड़काना धमकाना बंद कर देगा तो फिर वो प्रिय वचन बोलने लगे तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं राज्य का नाश होता है। यानी कि अगर सचिव प्रिय हो जाएं, प्रिय वचन कहने लगे तो राज्य का नाश होता है। वैद्य अगर प्रिय बोलने लगे तो तन का नाश होता है जिसका इलाज कर रहे हैं, और अगर गुरु प्रिय भयवश प्रिय होने लगे तो बड़ी तेजी से धर्म का नाश होता है, ये विनाश हो जाता है। तो ये बात शुक्र नीति ने दूसरे तरह से की है। शुक्र नीति ने कहा है कि राजा के पास जो दो उसके प्रमुख अंग हैं उसमें सहृदय और सचिव, ये दो होने चाहिए। सहृदय वो हैं जो राजा को भय मुक्त होकर अपनी बात बता सकें और राजा को सही सूचना दे सकें, और सचिवों की बात ये कही गई है कि सचिव उनको इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि मैं एक तरह से मंत्रिपरिषद की बात कर लूं और सचिव इंप्लीमेंट करेंगे। और फिर धर्माचार्यों ने कहा है कि सचिव दो प्रकार के होते हैं। अगर आप सहृदय ना लीजिए, दो प्रकार, एक मति सचिव और एक कर्म सचिव। मति सचिव का मतलब जो राजा को मति दें, जो राजा के सलाहकार हों, और राजा के सलाहकार कभी प्रिय वचन बोलने वाले नहीं होने चाहिए। राजा के सलाहकार सत्य बोलने वाले होने चाहिए, चाहे कितना भी कठोर सत्य क्यों ना हो, वो सत्य का मार्ग पकड़ने वाले होने चाहिए। और राजा का कर्तव्य बनता है कि वो उनके साथ ऐसे मीठे वचन इस्तेमाल करे कि वो उनका हृदय जीत ले। जैसे तुलसीदास जी ने आगे कहा, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, वसीकरण एक मंत्र है परिहो बचन कठोर। जो कठोर वचन बोलने वाले हैं उनको भी मंत्रमुक्त कर लेता है। ये राजा का कर्तव्य है कि जो कठोर वचन बोलने वाले हैं उनके साथ सहृदयता बरतें, उनके साथ मीठे वचन बोलें। लेकिन जो मीठा बोलने वाला है, जो राजा के साथ प्रीति करने वाला है, जो राजा को प्रेम करने वाला है, उससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह बात चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में कही है कि राजा के अगर सचिव, राजा का जो मंत्रिपरिषद या समिति उस समय होती थी, राजा की समिति राजा को दिशा दिखाने वाली होनी चाहिए, राजा के मूड के अनुसार नहीं, राजा को दिशा दिखाने वाली होनी चाहिए। यह बात चाणक्य ने इस कारण लिखी थी क्योंकि उस समय घनानंद की जो सचिव मंत्रिपरिषद था, वो घनानंद की जो भी करता था, जैसा भी करता था, घनानंद की इच्छा के अनुसार काम करते थे, ना कि घनानंद को राज समझाना, घनानंद को क्या करना है ये समझाना और कैसे करना है ये समझाना। तो जब जिस समय चाणक्य उनको समझाने गए हैं तो घनानंद ने आदेश कर दिया इस ब्राह्मण को बाहर निकालो, और जब उस ब्राह्मण को बाहर निकालने का आदेश दे दिया तो उनके सचिवों ने राजा को समझाया नहीं कि भाई विदेशी आक्रांता दरबार पर खड़े हैं, वो समस्या खड़ी कर देंगे, बॉर्डर पर खड़े हुए वो देश भर को रूंध डालेंगे, सिकंदर आ चुका है, ऐसा नहीं समझाया। राजा के जो वचन थे चाणक्य को बाहर निकालने के लिए, उस वचन का ही पालन सचिवों ने किया और नतीजा निकला कि मगध का विनाश हो गया। रावण ने बात नहीं मानी, रावण के सचिवों ने रावण का साथ दिया और विभीषण की बात नहीं मानी तो रावण का नाश हो गया। तो सवाल यहां पर यह पैदा हुआ, जो पूरी घटनाक्रम है, कि राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए। राजा के कर्तव्य यह है कि वो कठोर वचन बोलने वालों को भी सहृदय कर ले और उनको ही प्रीत करे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करे ताकि वो कठोर बोलते रहे और डरे नहीं। और जो सचिवों के लिए कहा है, वो कहा है कि भयवश वो प्रीत न करने लगे, ये उनका कर्तव्य बनता है, सचिव, वैद्य और गुरु तीनों का। ऐसी व्यवस्था भारत की जो राजा और उनके मंत्रिपरिषद के विषय में बताया गया वैसा किया गया। ये फॉर्मूला अगर चरितार्थ किसी प्रदेश में और देश में किसी शासन व्यवस्था में नहीं होता तो फिर वो शासन व्यवस्था सही से निर्णय नहीं कर पाएगी। राजा कितना ही अच्छे इंटेंशन से क्यों ना काम करे, राजा बहुत कुछ अच्छा करना चाहता होगा, राजा का उद्देश्य ठीक है, राजा सिद्धांतवादी है, फिर भी वो सफलता नहीं प्राप्त होती है जो सफलता मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर जैसे उत्तर प्रदेश में आदेश हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदेश होने के बावजूद एनिमी प्रॉपर्टी को खाली करवा लिया जाएगा और करवाना चाहिए, ये हमारी संपत्ति है, इसका कस्टोडियन हम हैं, इसलिए हम इसको सुरक्षित करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है।
लेकिन ये बात इसलिए पूर्ण नहीं है क्योंकि सर्वे गलत हुआ है, और सर्वे जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक उनको जो 3 विभाग मैंने बताए हैं उन 3 विभागों को लिखकर मतलब इकट्ठा बिठाया नहीं जाएगा, और इसके अतिरिक्त जनता से उनका क्लू नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बात 75 साल पुरानी हो चुकी है। इसलिए 75 साल का डेटा केवल परिवारों को हो सकता है कि जो स्मृतियों के आधार पर, स्मृतियों से मतलब कोई बाबा अपने बेटे को, बेटे ने अपने पोते को बताया कि ये बगल की जो संपत्ति है इस पर लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनसे हमको क्लू लेना पड़ेगा और उसके अनुसार फिर सर्वे एंट्री मारनी पड़ेगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम उस पर न्याय कर पाएंगे। मुझे लगता है कि कितना चरितार्थ होगा ये सर्वे, और इसका ऑर्डर मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि महाराज जी ने, क्योंकि मैं जानता हूं कि महाराज जी कंप्लीट ऑर्डर करते हैं, मैं जानता हूं कि योगी जी बहुत दूर की सोचते हैं, और उनका जो सचिवालय है, जो उनका मंत्रिपरिषद है, वो भी उनको उचित सलाह देता ही होगा, क्योंकि योगी जी स्वयं में बहुत कंसर्न रखते हैं। योगी जी देश के विकास में, योगी जी प्रदेश का जो हित है उसमें, और जो सही है उसमें खुद स्वयं बहुत लगते हैं, लेकिन लगने के साथ साथ वो मंत्रिपरिषद का रोल पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, सचिवालय का रोल पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर कंसर्न करने की, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब हम सही विषय पर पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि महाराज जी ने आदेश किया है, वो आदेश अपने हाथ में नहीं लगा है अभी तक, लेकिन वो बहुत अच्छा ही किया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।